दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे मैं आज इसका चैप्टर हिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ध्यान देना, राजा किसान और नगर है ना, राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और था सेकंड चैप्टर। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया हूँ, ज़्यादा कुछ फालतू नहीं बताया हूँ। उसी तरह सेकंड चैप्टर में भी बताऊंगा, ठीक है। कॉपी पेन निकाल के चलिएगा। स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें यही है, जनपद महाजनपद। देखो नाम का मतलब समझना, अर्थ समझना। जनपद, जन मतलब लोग, पद यानी पांव, मतलब जहाँ जन या कबीला या कोई कुल अपना पांव रखता है। पांव रखने का मतलब है बसता है, ठीक है, रहता है, उसे क्या कहते हैं, जनपद। ठीक, जहाँ कोई व्यक्ति रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जनपद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, अब दो नंबर का क्वेश्चन पूछता हूँ, महाजनपद क्या है। तो बस फर्क यही है, जनपद मतलब जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, कोई कुल कोई जाति, या ऐसे लिख दो कि जनपद का अर्थ है जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है, मतलब रहता है, बसता है, ठीक है, जनपद उसे कहते हैं। बस जनपद आकार में छोटा होता है, महाजनपद बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो दो नंबर का क्वेश्चन देता है, महाजनपद से क्या अभिप्राय है तथा इसकी कुल संख्या कितनी थी तथा ये कब उभरे। देखो महाजनपद 6ठी शताब्दी में जो बड़े बड़े, शताब्दी का मतलब होता है दोस्तों 100 साल, ध्यान रखना, 100 साल एक शताब्दी होता है, और 10 साल एक दशक होता है। ठीक है दोस्तों, ये पता रहना चाहिए आपको। शताब्दी, एक शताब्दी मतलब 100 साल और एक दशक मतलब 10 साल। ठीक है, आगे देखो, 6ठी शताब्दी में जो बड़े बड़े राज्य बनकर उभरे उसी को महाजनपद कहा गया। अभी राज्य बोलते हैं और पहले महाजनपद बोलते थे, बस नाम में फ़र्क है। समझ में आ गया। 6ठी शताब्दी में जो बड़े बड़े राज्य बनकर उभरे, मतलब नए नए राज्य बने, उनको क्या नाम दिया गया, महाजनपद। ये ठीक है दोस्तों, इसकी कुल संख्या पहले कितनी थी, 16। ठीक, दो नंबर का क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन जोड़ता है, एक नंबर का क्वेश्चन, दो नंबर के, कि भाई टोटल प्रमुख जनपदों की संख्या 16। अब उसमें से प्रमुख कितने थे, 7। कितने थे दोस्तों, 7 प्रमुख महाजनपद थे, जिसमें से वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये 7 प्रमुख महाजनपद है। ठीक है, अब इन 7 में से प्रमुख सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा दोस्तों हमारा, वो है तुम्हारा मगध। अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना। मगध सबसे प्रसिद्ध, इसमें से सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध महाजनपद मगध था, सबसे शक्तिशाली। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है क्वेश्चन इसमें। 4 नंबर का, 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा आता है इसमें, कि सबसे, देखो 2 तरह के क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछता है। सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था, पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ध्यान देना, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था, नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद इसके प्रसिद्धि के कारण बताइए। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन देता है, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, कारण बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था दोस्तों, वो था हमारा मगध। अब मगध के शक्तिशाली मतलब प्रसिद्धि के कारण क्या थे, ऐसा क्या था इसके पास जो सबसे शक्तिशाली, मतलब सबसे एक तरह से मजबूत बनकर उभरा, मतलब तैयार हुआ, ऐसा क्या था। जैसे अमेरिका के पास, अमेरिका एक बहुत बड़ा पावर है विश्व के देशों में, क्या है इसके पास, सैन्य शक्ति मजबूत है, आर्थिक शक्ति मजबूत है। तो वैसे मगध के पास ऐसा क्या था जिससे सबसे शक्तिशाली, समृद्ध था, मजबूत था। देखो देखते हैं, ये हेडिंग है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन ये लिख दिया, सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था, मगध। मगध की प्रसिद्धि के कारण क्या है, देखो पहला, लोहे की खदानों का होना। भाई देखो मैं जोड़ रहा हूँ, मगध में लोहे की खदान पाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हथियार बनाना आसान हो रहा था, एक से एक हथियार बनाए जा रहे थे। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हथियार लोहे से बनते हैं और लोहे खादान में मिलेगा, लोहिया इसका खनिज वगैरह। ठीक है, तो इस वजह से शक्तिशाली बन गया। सेकंड पॉइंट देखें, नदियों का होना। भाई मगध कहाँ है भाई, बिहार में है ना। तो मगध में गंगा नदी
कहता गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से यहाँ पे क्या है, उपजाऊ भूमि है। नदियों की वजह से यहाँ उपजाऊ भूमि है, और उपजाऊ भूमि की वजह से यहाँ कृषि अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी अनाज उग जाते हैं। ठीक है, फसल भरपूर मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे, अनाज भरपूर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों, कृषि अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से ये सबसे प्रसिद्ध महाजनपद बनकर उभरा और सबसे शक्तिशाली भी। नेक्स्ट पॉइंट है आसपास जंगलों का होना। भाई मगध के आसपास ना, आसपास घने जंगल थे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता था, हाथी आसानी से मिल जाते थे। हाँ जी, आपने सही सुना, हाथी। शुरुआती में जो लड़ाई होती थी, युद्ध पहले के ज़माने में, वो हाथी से लड़ी जाती थी, हाथी पर बैठ के और घोड़े पर। ठीक है, तो आसपास के जंगलों में हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध थी, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े में काम आ जाते थे, युद्ध वगैरह में। ठीक है दोस्तों, युद्ध वगैरह में काम आ जाते थे, जिससे उसके ऊपर बैठ के वो तीर वगैरह चलाता था, तलवार वगैरह चलाता था, और हाथी सूंड से अपना पटकता था, पैर रख देता था, मर जाता था। समझ में आ गया दोस्तों? इस तरीके से हाथी यहाँ पे युद्ध में काम आ जाता था, जिसकी वजह से ये शक्तिशाली बना। अगला है इसका हेडिंग, योग्य शासक का होना। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मगध में ना सबसे एक तरह से योग्य शासक, देखो कोई भी क्षेत्र तभी बनकर उभरता है जब यहाँ पे योग्य शासक हो। ठीक है, आगे बढ़ाने वाले शासक हो, जो इन महाजनपदों में नहीं था, ऐसा मगध में था। मगध में ये कुछ है, अजातशत्रु, बिंबिसार, नाम दे देना तभी नंबर मिलेगा पूरा। अजातशत्रु, बिंबिसार ऐसे महान शासकों ने, है ना, मगध महाजनपद को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मगध महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। समझ में आ गया दोस्तों? हो जाएगा, क्लियर है? आगे बढ़े, देखो आगे ध्यान देना दोस्तों। अगला है अभिलेख किसे कहते हैं? क्या? अभिलेख। तो ये तो आपको पता ही होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभिलेख। अभिलेख क्या भाई? ये मिट्टी की पट्टिका, मिट्टी की पट्टिका पर लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, मिट्टी की पट्टिका जैसे आटा गूंदते हो वैसे ही ये मिट्टी के बनाए जाते थे। जब कागज़ नहीं थी और कागज़ का आविष्कार नहीं होता तब की बात बता रहा हूँ। पहले मिट्टी की पट्टिका पर लिखा जाता था। ठीक है, जब तक वो गीली होती तब तक उस पर उकेरा जाता था, चिन्ह लिखा जाता था, हिसाब किताब और व्यापार चलता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद धूप में इसको सुखाया जाता था, जिससे व्यापार होता था, फिर लेन देन आपस में करते थे, उसी को अभिलेख कहा गया। तो अभिलेख की परिभाषा क्या लिखोगे कि मिट्टी की पट्टिका या कठोर सतह पर खुदे हुए लेख, मतलब लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं, जो हिसाब किताब में काम आता था। और यह अभिलेख किनके बारे में बताते हैं? जो इन्हें छपवाने का काम करते थे। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? ठीक, हो जाएगा, करो फिर इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा भाई, जेम्स प्रिंसेप कौन था? क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है इसीलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप कौन था तथा इसने किन 2 भाषाओं का अर्थ निकाला? ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। देखो आंसर है हमारा जेम्स प्रिंसेप। देखो दोस्तों, मैं इसीलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, आप लोगों को आसानी होगा। कैसे होगा दोस्तों? देखो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, टॉपिक बाई टॉपिक लिख दूँ और बोलता चलूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ पता चले बोलने में समझ में आए तो लिखने में तो दिख जाएगा, इसीलिए लिख देता हूँ ताकि आपकी आसान भाषा में आप लिख सकें, नोट डाउन कर सको। देखो क्वेश्चन क्या हमारा, जेम्स प्रिंसेप कौन था तथा इसने किन 2 भाषाओं का अर्थ निकाला? देखो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेशी कंपनी थी जो अंग्रेजों ने लाया था, ध्यान है ना आपको, बंगाल में स्थापित था, और इसी की वजह से भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था और भारत में राज करने लग गया था, है ना। तो वहीं का जेम्स प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था और इसने क्या निकाला? 2 भाषाओं का अर्थ। कौन कौन सा? ब्राह्मी और खरोष्ठी। ये 2 लिपि है, 2 भाषा, इन दोनों का अर्थ निकाला इसने। समझ में आ गया दोस्तों? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला? भाई जेम्स प्रिंसेप। 1-1 नंबर में अलग अलग करके, 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे एक साथ पूछेगा। समझ में आ गया? 1 नंबर का जेम्स प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अशोक के धर्म की विशेषता, धर्म बताइए या विशेषता बताइए। देखो धर्म नहीं है, धर्म है, मतलब एक तरह से अच्छी बात है। देखो पहला पॉइंट है इसका, बड़ों के प्रति आदर करना।
अशोक का मानना था। हम सब जानते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली सम्राट अशोक सम्राट, है ना। तो भारत के और यही वो एक ऐसा सम्राट था जिसने अपने बारे में ना लिखवाकर अभिलेख में जनता के बारे में लिखवाया, है ना। अभिलेख बताया था ना इससे पहले, अभिलेख मिट्टी के पट्टिकाओं पर खुदाए गए लेख को अभिलेख कहते हैं, है ना। और ये उनके बारे में जानकारी देते हैं जो इन्हें खुदवाने का काम करते हैं, लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया, दूसरों के बारे में लिखवाते थे। तो आगे देखो, बड़ों के प्रति आदर भावना रखना, है ना, समझ में आ गया। दूसरा क्या है भाई, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, ठीक है, सन्यासी और ब्राह्मणों की उदार रखना, मतलब उनकी इज्जत करना, बड़ा उनकी आज्ञा का पालन करना। आगे नेक्स्ट क्या भाई, चाहे कोई भी हो, सेवक हो चाहे दास हो, उनके साथ उदार व्यवहार करना, एक समान व्यवहार करना, है ना। ऐसा नहीं कि जो ठीक ठाक व्यक्ति उनसे आप करके और उनसे तू तड़ा के बात करें, इस तरह, ठीक है, एक जैसा समान व्यवहार करना। देखो दोस्तों, जब हमारे पास दास नहीं होते, सेवक नहीं होते, तब हमें उसकी कमियां पता चलता है, लेकिन जब होते हैं तब तक हम इसे इज्जत नहीं देते हैं, है ना। ऐसे ही होता है जनरली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अब बोलोगे भाई सेवक दास एक नहीं है, अलग है। सेवक वो होता है जो एक परमानेंटली काम सैलरी बेसिस पे करता है, ठीक है। दास वो होता है जो तुम्हारे यहीं बना रहता है, एक तरह से गुलाम व्यवस्था थी, पहले आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखो, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना। भाई किसी भी धर्म की बुराई मत करो, सभी धर्मों को समान मानो और उनका आदर करो, ठीक है। ये थी विशेषता। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है दोस्तों, 3 नंबर, और ये 2 नंबर। आगे देखो, हाँ भाई ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में उपज के तरीके, 8 नंबर में कभी कभार घसीट देता है इसको। 6वीं शताब्दी ईस्वी में उपज के तरीकों में क्या बदलाव आया? उपज मतलब कृषि में क्या बदलाव आया 6वीं शताब्दी में? देखो पहला क्या भाई, हल का प्रचलन, कि अब हल का प्रचलन खेत जोतने के लिए भाई उत्तर जो क्षेत्र था ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये हम जानते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नदियाँ बारहमासी बहती है, दक्षिण भारत में नहीं बहती है। तो उत्तर पूर्वी कछारी क्षेत्रों में गंगा ब्रह्मपुत्र ऐसे नदियाँ होने के कारण और भारी बारिश होती थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊपन हो जाती थी। और हल का प्रचलन, हल जब जोतते खेत को जोतते थे तब कृषि भरपूर मात्रा में वहाँ पे अच्छी, मतलब एक तरह से बहुत अच्छी फसल होती थी, ठीक है दोस्तों, और सबकी लगभग ज़रूरतें से पूरा हो जाती थी और उससे भी उभर जाती थी, ठीक है। हल का प्रचलन समझ में आ गया, जिससे बहुत ज़्यादा कृषि में बदलाव आया और कृषि में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग। अब देखो पहाड़ी क्षेत्रों में हल तो चलेगा नहीं, टूट जाएगा, तो उसके जगह पे कुदाल का प्रयोग किया गया, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों पे देखते हो ज़्यादातर सीढ़ी नुमा खेती होती है, इस तरह से सीढ़ी नुमा खेती होती है ना, इस तरह से, या कुदाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में भी कृषि की ज़रूरतें पूरी होने लगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखो सिंचाई की व्यवस्था। भाई सिंचाई की व्यवस्था की जाने लगी, क्योंकि सिंचाई नहीं होगा तो फसल कैसे उगेगा, भरपूर मात्रा में कैसे आ पाएगा, है ना। सब कुछ तो सिंचाई नहीं करोगे तो कहाँ से क्या होगा। तो इसके अंतर्गत कुआं, ठीक है, तालाब, है ना, कुआं तालाब, इन सब की व्यवस्था की जाने लगी, बनाने जाने लगे। नहर, जिसकी वजह से क्या हुआ, कृषि के तरीकों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, ठीक है दोस्तों। हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, करो फटाफट इसको जल्दी। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा महाजनपद यह देखो भाई 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, है ना। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण। महाजनपद मैंने इससे पहले बताया था, महाजनपद क्या है भाई, 6वीं शताब्दी में जो बड़े बड़े राज्य बने ना, उन्हीं को महाजनपद का नाम दिया गया, ठीक है। अब इसके अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देखो बताता हूँ, महाजनपदों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। अब क्लियर है, वैसे स्टडी पॉइंट में यही होता है, ईजी लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान दो। पहला पॉइंट क्या है भाई, हर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। हर महाजनपदों की क्या होती थी, एक राजधानी, ठीक है, जहाँ राजा
रहता था। ठीक है, हर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। और आगे क्या है भाई, ज़्यादातर जो महाजनपद होते थे ना उसमें कौन राजा राज करता था, ज़्यादातर में, सब में तो एक तरह से नहीं। और इसमें हम लिख देंगे कि जो बुद्ध था, बुद्ध है ना, बुद्ध और ये महावीर, ये इन्हीं में से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो किले बंद होती थी। किले बंद मतलब चारों तरफ से किले से घिरा हुआ, ताकि सुरक्षा हो सके युद्ध के दौरान। समझ में आ गया दोस्तों, किले बंद इस तरह से इसीलिए ज़्यादातर करते थे, सुरक्षा और निगरानी के लिए। और आगे देखो, महाजनपदों में क्या हुआ, ब्राह्मणों द्वारा एक धर्मशास्त्र नामक रचना की गई। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र आपने सुना होगा, जो धर्मों के बारे में हमें बताते हैं, उसकी रचना किसने करी, ब्राह्मणों ने, क्योंकि ये सब काम यही लोग करते हैं, ब्राह्मण। अब भाई धर्मशास्त्र की रचना की, इन्होंने बोला कि भाई जो शासक होगा ना वो क्षत्रिय वर्ण से ही होगा, किसी वर्ण से नहीं, है ना। समझ में आ गया, शासक जो होगा कौन से वर्ण से, 4 वर्ण पता है ना आपको, अगले चैप्टर में बताऊंगा। 4 वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। हाँ ये। अब देखो भाई अगला क्या है भाई, शासकों का काम क्या माना जाता था, कर वसूलना, व्यापारियों से, कृषकों से, इनसे क्या था, कर वसूलना। और धन संग्रह करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर हमला बोलना एक वैध उपाय मानते थे, मतलब वैध मतलब सही उपाय मानते थे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या, अपनी स्थायी सेना इन लोगों ने रखना शुरू कर दिया है, मतलब जो भी यहाँ राज करते थे, स्थायी सेना मतलब एक सेना की टुकड़ी अपनी सुरक्षा के लिए, और इसकी भर्ती होती थी कृषक वर्ग से। ठीक है दोस्तों, कर लोगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, नोट करो फिर इसको। तो अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लॉन्ग टाइप का 8 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान देना, बहुत 8 नंबर का क्वेश्चन, दोस्तों ध्यान दो, बस लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देना, लिख लेना इसको। देखो क्वेश्चन हमारा, ये तुम्हारा अभ्यास का क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन के प्रमुख, और हर बारी लगभग रिपीट हुआ एक तरह से, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। और साथ ही इसके जोड़ देता है कि अशोक ने अपने इस प्रमाण में क्या क्या जोड़ा, यह अशोक के प्रमाण में, मतलब अशोक ने जो भी सबूत रखा, या जो भी प्रमाण छपाया, उसमें किस तरह के तत्व मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, देखो आंसर है भाई, मौर्य साम्राज्य जो है ना, इसकी स्थापना किसने की भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अशोक के पूर्वज माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की, 321 ईसा पूर्व में। ईपू का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, ईपू का मतलब ईसा पूर्व, यीशु मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा भाई, इसका फैलाव, मतलब मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था भाई, ये ना पश्चिम में, पश्चिम मतलब जिधर अब उधर है पाकिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान का भाई उधर पाकिस्तान के ऊपर, पश्चिम में अफगानिस्तान से भाई बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। तो सोचो कितना बड़ा मौर्य साम्राज्य था ये दोस्तों, है ना। अब भाई इसके प्रसिद्ध शासक की तरह से कौन माने जाते हैं, अशोक सम्राट। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देता है। अब देखो भाई आगे क्या है भाई, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य, तो इसको चलाने के लिए राजनीतिक केंद्र तो होंगे ना। राजनीतिक केंद्र मतलब जहाँ से सत्ता चलाई जाती हो। तो देखो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे इसके, जिसमें से पाटलिपुत्र राजधानी था इसका, और बाकी 4 प्रांतीय, एक राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र मतलब राज्य केंद्र। उसमें से कौन कौन सा था, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। ठीक है, जिससे पूरा मौर्य साम्राज्य कवर हो जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है भाई, देखो अब इतना दूर से, मतलब अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक आने जाने के लिए रास्ता तो भूमि था और नदियों द्वारा हो जाता था, लेकिन इतने दूर दूर तक आने जाने के लिए एक्चुअली होता क्या था भाई, सैनिकों को इतना आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, परेशानी हो जाती थी, क्योंकि हफ्ते, महीने, 2 महीने भी लग जाते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरे क्षेत्र तक जाने के लिए। तो भाई उसके लिए क्या हुआ भाई, रास्ते में कुछ तो प्रबंध होना चाहिए खान पान का, है ना। और सबको काम बांट दिया था भाई। शुरुआत में जो युद्ध होता था वो किस पे होता था, क्या क्या लोग रखते थे युद्ध के, घोड़े होते थे और हाथियाँ होती थी, समझ में आ गया, रथ होता था। तो वही यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, मैगेसिनी नाम के व्यक्ति ने
इसको चलाने के लिए, मतलब जब इधर से उधर आवागमन करते थे तो भाई काम बांट दिया सब में। सैनिक गतिविधि मतलब सैनिकों को चलाने के लिए इसने क्या किया, एक समिति और 6 उप समिति का गठन किया, मतलब काम बांट दिया। देखो क्या क्या बांटा। एक का काम, एक समिति का काम क्या था, नौसेना का संचालन। नौसेना मतलब समझते हो ना, भूमि में जो चलती है नौसेना। एक सेना का काम क्या था, नौसेना का संचालन। संचालन का मतलब होता चला रहा, भाई तू इसकी अगुवाई कर, ठीक है। अब दूसरे का काम क्या था, खान पान और यातायात का संचालन, क्योंकि भाई एक ही इतने सारे वस्तु, खान पान, उपकरण, हथियार, ये हर कोई एक ही 2-4 बंदे से थोड़ी होगा ये, ठीक है। कोई हाथी वालों को चलाएगा, कोई रथों को चलाएगा, तो सबका काम बांट दिया था ऐसे। एक का काम जिसमें से नौसेना का संचालन करना था, भाई ले 10 टुकड़ी ले जा, 15 टुकड़ी ले जा, तू इसको संभाल। दूसरा काम क्या था, खान पान और यातायात का संचालन करना, मतलब चलाना, इसके अंडर में था। तीसरे का काम क्या था, पैदल सैनिकों का संचालन करना, जो भी सैनिक पैदल चल रहे हैं उनका संचालन, उनको चलाना। चौथे समिति का काम क्या था भाई, अश्वारोही। अश्वारोही मतलब अश्व किससे बोलते हैं, घोड़े का पर्यायवाची अश्व, पढ़ा होगा आपने। तो अश्वारोही मतलब घोड़े वाले सैनिकों की चलाना, ठीक है। उसके बाद पांचों का क्या था, रथारोही मतलब रथ वाले सैनिकों को ले जाना, भाई तू रथ वाले सैनिकों को संभाल। जैसे स्कूल में टीम बांट देते ना, भाई पहला एक ए टीम का हेड कौन है, राजू। बी टीम का हेड कौन है, बी टीम का हेड कौन है, राकेश। तो इस तरह से बांट देते हैं काम, भाई ए का तुम संभालो, बी टीम ये संभालेगी, सी वो संभालेगा, डी वो संभालेगा। ऐसे यहाँ पे काम बांट दिया था, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी में समझो। संचालन हो गया रथारोही, और आगे देखो पांचवे का रथारोही। छठे का क्या है, हाथियों का संचालन करना। भाई छठा का जो काम था हाथी वाले सैनिकों का संचालन। भाई हाथी वाले सैनिकों का तुम हेड हो और तुम चलाओ, इसको ले जाओ, ठीक है। अब देखो दूसरी जो उप समिति थी उसका क्या काम था, उपकरण। उपकरण मतलब होता है दोस्तों हथियार। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी। अब देखो हथियार भारी भारी भी होते हैं, कितना उठाएंगे, छोटी सी दूरी है तो नहीं, चल भाई ले चल, लाद ले चल। तो उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था, और सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना था। भाई भूख तो सबको लगती है, जब तक पेट में रहेगा तब तक ये बॉडी काम करेगी, चलेगा, ठीक है। आगे क्या है, साथ ही सैनिकों की देखभाल के लिए, अब सैनिकों की भी देखभाल करना था तो उनके लिए सेवक था भाई, और शिल्पकार की नियुक्ति की जाती थी। समझ में आ गया, शिल्पकार मतलब हैंडक्राफ्ट, मूर्ति कला के लोग जो मूर्ति बनाते हैं, डिज़ाइन वगैरह। समझ में आ गया दोस्तों, हो जाएगा। अब आगे हम जोड़ेंगे कि भाई अशोक के कैसे प्रमाण मिलते हैं, मतलब अशोक ने इसको कैसे बढ़ाया। तो अशोक ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है दोस्तों। और अशोक ने जहाँ जहाँ भी अभिलेख छपवाया, अभिलेख मतलब खुदे हुए लेख, जहाँ जहाँ अभिलेख बनवाया इन सब में इन सब का जिक्र किया गया है, ठीक है। प्राकृत, पाली, इन सभी भाषाओं में, पुरानी भाषाएं जो भी है इन सभी भाषाओं में इनको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। और अशोक ने अपने बारे में ना लिखवाकर जहाँ जहाँ लोगों को देखा वहाँ के बारे लोगों को लिखवाया। अशोक ने अपने धर्म में भी जगह दी, समझ में आ गया। तो अशोक ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई इसके प्रति, मौर्य साम्राज्य को काफ़ी बढ़ावा दिया। समझ में आ गया दोस्तों। बाकी 2 नंबर का अब इससे देखो अलग, ये तो 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर का इससे अलग करके क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की तथा ये कहाँ तक फैला हुआ था। देखो मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला था या इसकी स्थापना किसने की। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में, और कहाँ से कहाँ तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है दोस्तों। एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखो 2 है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन में भी दे सकता है, ऑप्शन MCQ में भी देता है, कब की, 321 ईस्वी पूर्व में। अच्छा, मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, 1 नंबर का क्वेश्चन, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध शासक भारत का, अशोक सम्राट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला 1 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य तुम्हारे सपोर्टिंग में भी है। मौर्य साम्राज्य प्रशासन के लिए एक उपसमिति और 6 उपसमितियों का गठन किसने किया था, मैगस्थनीज ने। बस खत्म, कितना इजी है। तो मेरे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में सारे के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन छुपे होते हैं, इसलिए मैं अलग से नहीं करवाता हूँ दोस्तों, ठीक है। अच्छा, 1 नंबर का और क्वेश्चन आता है भाई, कुषाण शासक। कुषाण शासक क्या अपने बारे में जानते हो, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, कुषाण शासकों ने।
सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। और देखो आगे क्वेश्चन है, भाई शासक अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए क्या करते थे? शासक अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए क्या क्या कार्य करते थे? भाई शासक अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए सिक्कों पे अपने वो छपवा देते थे अपने फोटो, समझ में आ गया, जिससे प्रसिद्ध हो जाते थे। और उसके बाद देव देवताओं के साथ अपना नाम जोड़ देते थे, ठीक है, मंदिर वगैरह बनाते थे, तो इस वजह से फेमस हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, और एक और छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये लिख ले, वो बाकी मिटा दूँ। देखो एक क्वेश्चन है वो अलग है इसी चैप्टर का, देवना पिए का शब्द का अर्थ बताइए। देवना पिए, नाम से पता चल रहा है देवना पिए। देवना पिए का मतलब है कि भाई देवताओं का प्रिय है ना। इसमें राजा क्या करते थे, मंदिर वगैरह बना के उनका नाम देते थे और देवताओं का प्रिय हो जाते थे, इस तरह से प्रसिद्ध हो जाते थे। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? बाकी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी डाउट हो पूछा करो। ठीक है, बाय।